Hello students, this is Dr. Amit Juneja, lecturer economics, Shahid Balwinder Singh Government Senior Secondary Smart School, Sabuana, District Fazilka. And I welcome you all in this lecture and in this channel Amit Juneja Economics. So today we are going to discuss one of the most important topic of this chapter, aggregate demand, aggregate supply and related concepts in macroeconomics, and that lecture is related to full employment. So अगर हम बात करें full employment की, so the main point of controversy between Keynesian and classical is of full employment level. सो जो क्लासिकल्स हैं वो ये मान के चलते हैं कि इकोनॉमी के अंदर देर इज ऑलवेज अ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, पर केन्स इस बात को नहीं मानते। वो कहते हैं इकोनॉमी के अंदर कभी भी फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल जो है वो नहीं होता, इकोनॉमी में हमेशा अंडर एम्प्लॉयमेंट का जो पॉइंट है वो होता है। ओके, सो सबसे पहले अगर हम ये फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, ये क्या चीजें हैं, अगर हम इसको जानना चाहते हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नेसेसरी कि हम इस बात को समझें कि एम्प्लॉयमेंट क्या चीज है। सो एम्प्लॉयमेंट समझना है तो एक बार हम ये जो फुल वर्ड है ये यहाँ से इसको एक बार डिलीट कर देते हैं, हम इसको बाद में देखेंगे। सबसे पहले वो टॉक अबाउट द एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि हमने एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट ये हमने अपनी छोटी क्लासेस के अंदर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। सो आमतौर पे अगर हम एक लेमन से पूछें कि व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट और व्हाट व्हेन अ पर्सन इज सेड टू बी एम्प्लॉयड, तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा कि अगर किसी पर्सन के पास काम है देन ही और शी इज कॉल्ड एम्प्लॉयड, और अगर उसके पास काम नहीं है देन ही और शी इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयड। तो दिस इज द व्यू ऑफ अ लेमन। इकोनॉमिस्ट कभी भी इस व्यू के साथ जो है वो एग्री नहीं करते कि अगर एक पर्सन के पास काम है ओनली देन ही इज कॉल्ड एम्प्लॉयड, और अगर उसके पास काम नहीं है देन ही और शी इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयड। ऐसा नहीं है। अगर हमें किसी भी पर्सन को एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड बोलना है, देयर आर सर्टेन कंडीशंस व्हिच आर टू बी फुलफिल्ड, कि अगर हम उससे पहले उस पर्सन को जो है वो एम्प्लॉयड कहें या हम उसको अनएम्प्लॉयड कहें। एंड व्हाट आर दोस कंडीशंस? फर्स्ट कंडीशन इज दैट द पर्सन जिसकी भी हम बात कर रहे हैं इज विलिंग टू वर्क। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन टू बी सेड एम्प्लॉयड। अगर हम किसी भी पर्सन को एम्प्लॉयड कहना चाहते हैं, सो फर्स्ट कंडीशन इज दैट द पर्सन इज विलिंग टू वर्क। अगर सपोज कीजिए कोई पर्सन काम ही नहीं करना चाहता, वो कहता है मैंने काम करना ही नहीं, मैं फ्री रहना चाहता हूं, इट मींस हम कहेंगे कि वो पर्सन जो है, अगर एक लेमन से पूछे ना तो कहेगा वो तो जो है वो तो फ्री रहता है, वो तो अनएम्प्लॉयड है, ही और शी इज नॉट अनएम्प्लॉयड, क्योंकि वो तो काम करना ही नहीं चाहता। सो अगर कोई पर्सन अपनी विलिंगनेस से काम नहीं करना चाहता तो हम उसको कभी भी अनएम्प्लॉयड जो है वो नहीं कह सकते। जब भी हमारी कंट्री के अंदर हम काउंटिंग करेंगे कि हमारी कंट्री के अंदर हाउ मेनी पीपल आर अनएम्प्लॉयड, तो हम उस पर्सन को कभी भी अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी के अंदर जो है वो इंक्लूड नहीं करेंगे, बिकॉज ही इज नॉट विलिंग टू वर्क। सो अगर ये तो फर्स्ट कंडीशन है कि वो विलिंग टू वर्क जो है वो होना चाहिए। इफ इज विलिंग टू वर्क तो हम उसके ऊपर सेकंड कंडीशन लगाएंगे, टू बी कॉल्ड हिमसेल्फ और हरसेल्फ एम्प्लॉयड। अगर वो फर्स्ट कंडीशन ही फुलफिल नहीं करता, अगर वो ये कहता है कि मैंने तो काम करना ही नहीं जी, तो अगर मैंने काम करना ही नहीं तो क्या होगा? हम उसको कभी भी एम्प्लॉयड जो है या अनएम्प्लॉयड जो उसकी कैटेगरी में हम उसको नहीं डालेंगे। अब सपोज कीजिए कि एक पर्सन जो है वो फर्स्ट कंडीशन जो है वो फुलफिल कर गया, वो कहता है आई एम विलिंग टू वर्क, मैं काम करना चाहता हूं, लेट इट बी इट्स माई इट्स मी। तो मैं अपनी एग्जांपल लेता हूं, आई सेड दैट आई एम विलिंग टू वर्क, सो मैं काम करने के लिए रेडी हूं। अब क्या होगा? मेरे ऊपर जो है वो सेकंड कंडीशन लगाई जाएगी दैट यू आर विलिंग टू वर्क बट एट व्हाट वेजेस। सो क्या होगा? एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट। तो हमने उसके ऊपर सेकंड कंडीशन लगा दी that a person is willing to work but either he is willing to work at the existing wage rate or not। मतलब अगर मैं अपनी बात करूं, मैं कहूं कि आई एम रेडी टू वर्क बट सारे लोग जो हैं वो 500 पर डे पे काम कर रहे हैं, जो मेरे अलावा जितने भी और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं वो 500 पर डे पे काम कर रहे हैं। मैं कहता हूं मैं काम तो करना चाहता हूं बट एक्चुअली मैं लेना चाहता हूं 1000 पर डे। वो कहेंगे अगर आपके साथ के सारे लोग जो हैं वो 500 पर डे पे काम कर रहे हैं तो आप में ऐसा क्या स्पेशल है भी कि आप जो है 1000 पर डे लेंगे? तो हमसे यही कहा जाएगा ना कि सीधी तरह कोई काम नहीं करना।
वो हिंदी में ना एक कहावत आती है, वो कहता है कि ना नौ मन नौ नाइन मन। मन क्या होता है? मन इट इज नॉट हार्ट। वो पुराने जमाने में जो मेजरिंग यूनिट होते थे ना, जैसे आजकल की बात करें तो केजीज हैं, क्विंटल हैं, टन्स हैं, क्विंटल्स हैं। सो पुराने जमाने में मन होता था, मन। ठीक है। सो कहता है ना नौ मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। मतलब राधा ने कंडीशन रख दी कि अगर 9 मन तेल होएगा मैं तभी नाचूंगी। अब ना 9 मन तेल आएगा तो ना राधा नाचेगी। इसका मतलब मैं कहता हूं कि मैं काम तो करना चाहता हूं, बट मैं बाकी सारे लोग 500 पर डे पे काम करना चाहते हैं, तो मैं तो 1000 लूंगा तो मैं काम करूंगा। अब ना तो मुझे कोई 1000 देगा, क्योंकि अगर मेरे साथ के सारे लोग जो हैं वो 500 पर डे पे काम कर रहे हैं, तो मुझे 1000 पर डे कौन देगा? तो ना तो मुझे कोई 1000 पर डे देगा, ना मैं काम करूंगा। सो तब भी मुझे जो है वो अनएम्प्लॉयड नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मैं काम तो करना चाहता हूं, बट मैं एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम नहीं करना चाहता। मतलब जो वेजेस मार्केट के अंदर चल रहे हैं उनके ऊपर मैं काम करना नहीं चाहता। एट दैट पॉइंट आई एम नॉट कॉल्ड एन अनएम्प्लॉयड पर्सन। अब क्या हुआ? सपोज कीजिए कि एक पर्सन जो है वो ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर गया। वो कहता है आई एम विलिंग टू वर्क, आई एम रेडी टू वर्क। नंबर 2, जो एग्जिस्टिंग वेजेस चल रहा है, आई एम रेडी टू वर्क एट दोज एग्जिस्टिंग वेजेस एज वेल। नंबर 3 क्या होना चाहिए? अब नंबर 3 कंडीशन ये है कि वो पर्सन जो है, दैट पर्सन शुड बी एबल टू वर्क। उसको वो काम आता होना चाहिए। अगर मैं अपनी एग्जांपल लूं, सपोज आई एम अ टीचर, मैं कहूं कि आई एम willing to work as a doctor. Okay, I am willing to work as a physician. मैं डॉक्टर के तौर पे काम करना चाहता हूं एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट। एक डॉक्टर जो है अगर वो 200 पर पेशेंट के हिसाब से अपनी चार्जेस लेता है, आई एम ऑल्सो रेडी टू टेक दैट फीस ऑल्सो, बट मुझे तो डॉक्टर का काम ही नहीं आता। सो अब मैं थर्ड कंडीशन जो फुलफिल नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे एज ए डॉक्टर काम करना नहीं आता। मुझे डॉक्टर के बारे में जो भी रिक्वायरमेंट होती है, उन्होंने जो भी एमबीबीएस वगैरह, एमडी, एमएस या कुछ भी करना होता है, तो मुझे नहीं पता उसके बारे में। सो अब क्या हुआ? मैं थर्ड कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा हूं, देन आई एम नॉट कॉल्ड अनएम्प्लॉयड एज अ डॉक्टर। अब क्या हो अगर एक पर्सन जो है वो ये तीनों कंडीशन फुलफिल कर जाए? वो कहे कि आई एम विलिंग टू वर्क, रेडी। नंबर 2, जो भी एग्जिस्टिंग वेजेस चल रहे हैं, आई एम रेडी टू वर्क एट दोज एग्जिस्टिंग वेजेस। नंबर 3, आई एम आल्सो एबल टू वर्क। और अगर वो पर्सन जो है गेट द वर्क, अगर उसको काम मिल जाए, देन द पर्सन इज सेट टू बी एम्प्लॉयड। और अगर वो बोले कि डज नॉट गेट द वर्क, अब ये लास्ट कंडीशन जो है वही डिफरेंस क्रिएट करती है एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में। कि अगर इफ अ पर्सन इज विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट एंड ही इज आल्सो एबल टू वर्क एंड ही इज गेटिंग द वर्क, then the person is said to be employed. And if he doesn't get the work, then the person is said to be unemployed. तो हम सीधा किसी भी ऐसे पर्सन को जो फ्री रहता है, हम उसको अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते। अगर हमें उसको अनएम्प्लॉयड बोलना है तो उसके लिए कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। वो पर्सन जो है विलिंग टू वर्क होना चाहिए, जो भी एग्जिस्टिंग वेजेस चलता है उस पे विलिंग टू वर्क होना चाहिए, और जो एग्जिस्टिंग वेजेस चलता है उस पे एबल टू वर्क भी होना चाहिए। एंड इफ दैट पर्सन डजंट गेट द वर्क, then the person is said to be unemployed. Otherwise हम उसको unemployed जो है वो नहीं कह सकते। दूसरी बात जो हम यहाँ पे जो है वो करने वाले हैं वो ये है कि जब भी हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, तो कई बार हमारी बुक्स में भी ऐसा मेंशन नहीं होता और हमें क्लास में भी कई बार ऐसा नहीं बताया जाता कि जब भी हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, we associate employment label with labor only. So हम कहते हैं कि employment means the laborers are employed or unemployed. ऐसा नहीं है। हम हमेशा जब हम बात करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट की, तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं? हम कहते हैं यहाँ पे एक हाउस होल्ड सेक्टर है और यहाँ पे जो है वो हमारा प्रोडक्शन सेक्टर है। सो हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है? सबसे पहले अपनी जो फैक्टर सर्विसेज हैं वो क्या करता है? वो प्रोडक्शन सेक्टर को प्रोवाइड करवाता है। सो उसने अपनी जो फैक्टर सर्विसेज थी, अब सोचो जब हम फैक्टर सर्विसेज की बात करते हैं, सो फैक्टर सर्विसेज मींस द सर्विसेज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो वो कौन कौन सी हैं? वो लैंड है, वो लेबर है, वो कैपिटल है और वो एंटरप्रेन्योर है। सो ये जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, these are provided to the प्रोडक्शन सेक्टर by the हाउस होल्ड सेक्टर। उसके रिटर्न में
जो प्रोडक्शन सेक्टर है वो क्या करता है, वो उसको फैक्टर पेमेंट करता है। अब फैक्टर पेमेंट का मतलब क्या हुआ, जो लैंड है उसको रेंट मिलता है, जो लेबरर हैं उनको वेजेस मिलते हैं, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है, और जो एंटरप्रेन्योर है उसको प्रॉफिट मिल जाता है। ठीक है। सो अब जब भी हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, एक्चुअली क्या करते हैं हम, जो उसको हमेशा केन्स के कंटेक्स्ट में बात करें ना, हम उसको केन्स के कंटेक्स्ट में डीलिमिट कर देते हैं, क्योंकि केन्स हमेशा जो है वो शॉर्ट रन की बात करता है, और केन्स मान के चलता है कि शॉर्ट रन के अंदर इट इज नॉट पॉसिबल टू चेंज ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सो देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। केन्स कहता है कि देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ शॉर्ट रन, इकोनॉमी में शॉर्ट रन है, अगर शॉर्ट रन है तो हम सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज नहीं कर सकते, मतलब हम सारे लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर चेंज नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते, अगर हमें शॉर्ट रन में प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है। सो शॉर्ट रन क्या है, एक हमने बात की थी शॉर्ट रन की, एक हमने बात की थी लॉन्ग रन की। तो शॉर्ट रन क्या है, जिसके अंदर कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं वो फिक्स होते हैं और कुछ वेरिएबल होते हैं। लॉन्ग रन क्या होता है, जिसमें सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल होते हैं, मतलब हम सारे के सारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं हम उनको चेंज कर सकते हैं इन लॉन्ग रन। तो केन्स कहता है कि शॉर्ट रन के अंदर यू आर नॉट एबल टू चेंज द लैंड, नॉट एबल टू चेंज द कैपिटल, और नॉट एबल टू चेंज द एंटरप्रेन्योर। देखो, अगर हम एंटरप्रेन्योर्स की बात करें तो उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए होंगी, ठीक है, लाइक एमबीए और समथिंग लाइक दैट। हम वो एकदम से जो है प्रोड्यूस नहीं कर सकते। कैपिटल इक्विपमेंट्स और द कैपिटल गुड्स हम नहीं ला सकते, लैंड इंक्रीज नहीं कर सकते। सो वी कैन चेंज ओनली वन फैक्टर एंड दैट फैक्टर इज लेबर। सो हम क्या करते हैं, जो एम्प्लॉयमेंट है उसको सिर्फ लेबर से कॉरिलेट कर देते हैं, बट इट इज अ रॉन्ग नोटेशन। जब हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, सो एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, काम मिलना। सो काम तो लैंड को भी मिल रहा है, लेबर को भी मिल रहा है, कैपिटल को भी मिल रहा है, एंटरप्रेन्योर को भी मिल रहा है, वो तो सबको मिल रहा है। So employment is associated actually with all the factors of production, either it is a land or labor or capital or entrepreneur, सबके साथ वो जो है वो रिलेटेड है। सो एक चीज जो आपने ध्यान रखनी है वो यही रखना है कि जब भी आपने एम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट लेना है तो एम्प्लॉयमेंट को जो है आपने ब्रॉडर वे के अंदर देखना है। आपने उसमें लैंड की एम्प्लॉयमेंट भी देखनी है, लेबर की भी देखनी है, कैपिटल की भी देखनी है, और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी भी देखनी है। हाँ, बाद में आप ये कह सकते हैं कि केन्स कहता है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, वो तो फिक्स है ड्यू टू द शॉर्ट रन नेचर ऑफ केन्स एंड एनालिसिस। सो लेबर इज द ओनली वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सो इसलिए केन्स कहता है कि एम्प्लॉयमेंट बोलो, कि आउटपुट बोलो, कि इनकम बोलो, कि एग्रीगेट सप्लाई बोलो, एक ही बात है। जब वो कहता है ना एम्प्लॉयमेंट बोलो, एम्प्लॉयमेंट वो किसकी बात कर रहा होता है, वो लेबर की बात कर रहा होता है। क्यों लेबर की बात कर रहा होता है, क्योंकि वो शॉर्ट रन लेके चलता है। अगर हम लॉन्ग रन लेके चलें सो उस टाइम पे हमारा जो एम्प्लॉयमेंट का मतलब होगा वो सिर्फ लेबर से नहीं होगा, वो कैपिटल से भी होगा, वो लैंड से भी होगा, वो एंटरप्रेन्योर से भी होगा, सबसे होगा। सो एम्प्लॉयमेंट को हम दो पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, one from the Keynesian point of view, which means the employment of labor. Number two, from the broader point of view, in which employment means the employment of all the factors of production. So this is the case of employment. अब अगर हम बात करें फुल एम्प्लॉयमेंट की, सो व्हाट इज फुल एम्प्लॉयमेंट, अब नाम से क्लियर कीजिए कि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है। ठीक है, अब फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या है कि अब ये नहीं कहना कि जितने भी लोग हैं सबको काम मिला हुआ है, दिस इज फुल एम्प्लॉयमेंट। नो, फुल एम्प्लॉयमेंट डजंट मीन कि सब लोगों को काम मिला हुआ है। अब सोचो, हमने तो अभी एम्प्लॉयमेंट किया। जब हम एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, सबसे पहले तो एम्प्लॉयमेंट के अंदर मैं उन लोगों को बाहर निकालूंगा हु आर नॉट विलिंग टू वर्क। मैंने कहा पहले तो आप बाहर निकल जाओ, क्योंकि आप तो एम्प्लॉयमेंट में आते ही नहीं हो। ठीक है, तो पहले तो आप बाहर निकलिए, फिर मैं उनको बाहर निकालूंगा जो ये कहते हैं कि वी आर विलिंग टू वर्क बट नॉट विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट। मैं कहूंगा आप भी बाहर चले जाइए। फिर मैं उन लोगों को बाहर निकालूंगा जो ये कहेंगे कि वी आर विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट बट वी आर नॉट एबल टू वर्क। मैं कहूंगा तो आप भी बाहर निकल जाइए, तो उनको भी बाहर निकाल दूंगा। तो पहले तो ये सारे लोग जो बाहर निकल जाएंगे। अब बाकी जो बचे, अब वो कौन होंगे, वो होंगे जो एबल टू वर्क होंगे एग्जिस्टिंग वेजेस पे एंड ऑल्सो आर विलिंग टू वर्क।
तो वो सारे लोग आ जाएंगे। अब फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये भी नहीं है कि जितने भी लोग हैं सारे के सारे लोगों को काम मिला हुआ है, ऐसा नहीं है। जो फुल एम्प्लॉयमेंट है उसके अंदर भी क्या हो सकता है, देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब हम कहेंगे कि देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, बट ये मत समझिएगा कि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि सारे के सारे लोगों को काम मिला हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। कि फुल एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये ध्यान रखना है कि जब हम फुल एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इकोनॉमी के अंदर देयर कैन बी टू टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब वो टू टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो क्या है। अब ध्यान इस बात का रखना है कि जब हम फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, अगर इन दो तरह की अनएम्प्लॉयमेंट जो भी मैं आपको कराने वाला हूं इसके अलावा अगर कोई और अनएम्प्लॉयमेंट भी एग्जिस्ट करती है तो हम कहेंगे कि देयर इज नॉट अ फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। बट अगर इकोनॉमी के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये दो तरह की ही अनएम्प्लॉयमेंट है, इसके अलावा और कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो हम कहेंगे कि देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। इसीलिए ये जो टू टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है इसको हम एक नाम देते हैं, इट इज कॉल्ड द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। These are the natural rate of unemployment. Natural rate of unemployment means it is that level of unemployment जो एक इकोनॉमी के अंदर रहेगा ही रहेगा। आप अपनी इकोनॉमी को जितना मर्जी एडवांस कर लीजिए, आप जितनी मर्जी डेवलपमेंट कर लीजिए, ये जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है ये तो एग्जिस्ट करेगी ही करेगी, ये तो रहेगी ही रहेगी, इसलिए तो होना ही होना है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ओके, सो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या हुआ, इट इज अ मिनिमम लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो हम बियर कर सकते हैं इन ऑर्डर टू कॉल आवर इकोनॉमी अ फुल एम्प्लॉयड इकोनॉमी। ओके, कैसे? अगर हम इंडिया की एग्जांपल लें, सो अगर हम इंडिया के लेबर लॉज की बात करते हैं तो इंडिया के लेबर लॉज क्या कहता है? इंडिया के लेबर लॉज कहते हैं कि इफ अ पर्सन इज सेट टू बी एम्प्लॉयड तो क्या होना चाहिए, ऐसे सारे लोग जिनको एक साल के अंदर 273 डेज का काम मिलता है और एक दिन के अंदर 8 आवर्स का काम मिलता है, दोस पर्सन आर कॉल्ड एम्प्लॉयड। अब ध्यान से सोचिए, वो कहता है कि अगर एक पर्सन ऐसा है जिसको 1 ईयर के अंदर 273 डेज का काम मिल जाता है और एक दिन के अंदर 8 आवर्स का काम मिल जाता है, देन अ पर्सन इज सेट टू बी फुल्ली एम्प्लॉयड। अब ध्यान से सोचो प्रॉब्लम कहां पे? प्रॉब्लम ये आई कि एक साल के अंदर देयर आर 365 डेज। अब गवर्नमेंट कहती है कि अगर बीच में से आपको 273 डेज का काम मिल गया देन यू आर फुल्ली एम्प्लॉयड। 273 डेज मिले और एक दिन के अंदर 8 आवर्स मिले, देन यू आर फुल एम्प्लॉयड। इट मींस व्हाट? इट मींस अगर मैं इसको यहां पे माइनस करूं तो 5 माइनस 3 2, यहां पे 16 माइनस 7 9। सो गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप एक साल के अंदर 92 डेज यानी अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ्स आप अनएम्प्लॉयड रहते हैं, आपके पास कोई काम नहीं है, देन यू आर ऑल्सो कॉल्ड फुल एम्प्लॉयड। ओके, सो अब क्या है? अब ये इसमें एक चीज समझने वाली है, मैं आपको यहां पे थोड़ा और इसको डिटेल में करते हैं। ये टू टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये भी हम डिस्कस करेंगे अभी। कि हमने अभी तक ना सिर्फ एक बात की, हमने कहा कि एक वो पर्सन होते हैं जिनको हम कहते हैं एम्प्लॉयड, और जिसको हम चलो और इजी कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं फुली एम्प्लॉयड। फुली एम्प्लॉयड कौन होंगे? जिनको एक साल के अंदर 273 डेज का और एक दिन के अंदर 8 आवर्स का काम मिल रहा हो, लाइक इट्स मी। अब ये नहीं कहना कि लो जी हमारे स्कूल जो है वो तो उसमें तो बहुत वेकेशंस आती हैं, उसमें समर वेकेशंस भी आती हैं, ठीक है, 30 डेज, और उसमें विंटर वेकेशंस भी आती हैं, और उसमें संडेज भी आते हैं, और उसमें सेकंड सैटरडेज भी आते हैं। सो अब तो 273 डेज तो सर आपको काम मिलता ही नहीं। मुझे पूरा 273 डेज काम मिलता है। अगर वेकेशंस भी होती हैं इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट मेरी सैलरी कट कर लेती है, तो मुझे मेरी सैलरी मिल रही है आराम से, ठीक है। सो आई एम एम्प्लॉयड फॉर द होल 365 डेज। मैं पूरा का पूरा साल एम्प्लॉयड हूं। और आप कहें कि सर स्कूल तो सुबह 8 बजे लगते हैं, आप 2 बजे बंद हो जाते हैं, या सुबह 9 बजे लगते हैं, आप 3 बजे बंद हो जाते हैं, तो आप तो 6 घंटे काम करते हैं। तो आपने तो कहा यहाँ पे 8 आवर्स का काम मिलना चाहिए। आई एम अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑफ 24 आवर्स।
मैं 24 आवर का गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं, मुझे कभी मर्जी गवर्नमेंट जो है वो अपनी किसी भी सर्विसेज के लिए बुला सकती है, मैं मना नहीं कर सकता। वो तो मेरे टाइमिंग जो है वो 8 to 2 और 9 to 3 है। अदरवाइज अगर मुझे बाद में भी काम करने के लिए कहा जाए तो मैं उसको डिनाई नहीं कर सकता। सो आई एम एम्प्लॉय ऑफ 24 आवर्स, ओके। और जो एम्प्लॉय हूं वो क्या हूं, पूरा 365 डेज हूं। तो अगर मैं अपनी बात करूं, आई एम फुल एम्प्लॉयड, ओके। अब एक तो वो होंगे जो फुल एम्प्लॉयड होंगे, एक वो होंगे जो क्या होंगे, जो अनएम्प्लॉयड होंगे। अब अनएम्प्लॉयड कौन होगा, जिसको काम ही नहीं मिला होगा। तो इसका मतलब उसको 0 डेज और 0 आवर का काम मिला हुआ है, ओके। मतलब उसको पूरे के पूरा साल कोई काम नहीं मिलता, वो टोटली पूरा का पूरा ईयर वो फ्री रहता है। तो हम कहेंगे तू तो भैया क्या है, तू तो अनएम्प्लॉयड है। अब इसमें एक कैटेगरी और आती है, और उस कैटेगरी को हम कहते हैं अंडर एम्प्लॉयड। अब नाम से पकड़िए, अंडर एम्प्लॉयड का मतलब क्या हुआ। अब ये ऐसे लोग हैं जो ना तो फुल एम्प्लॉयड है और ना ये क्या है, या ना ये अनएम्प्लॉयड है। मान लो सपोज करो हम मनरेगा की एग्जांपल लेते हैं। मनरेगा के अंदर क्या है, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा। मनरेगा के अंदर जो भी लोग हैं उनको एक साल के अंदर 100 डेज का काम मिलता है, ओके। तो उनके जो भी मिनिमम वेजेस हैं वो रिवाइज होते रहते हैं, लाइक अप्रोक्सीमेटली 221 रुपीज प्रेजेंटली। तो पहले वो 150 थे, वो 200, फिर 221, तो वो रिवाइज होते रहता है। उनके मिनिमम वेजेस हैं उनको मिलने हैं। सो उनको काम मिलता है एक साल के अंदर 100 डेज का। अब आप इसको क्या बोलेंगे, अब आप इसको एम्प्लॉयड नहीं बोल सकते, क्योंकि एम्प्लॉयड बोलना है तो 273 डेज का काम दिलवाना पड़ेगा। आप इसको अनएम्प्लॉयड भी नहीं बोल सकते, क्योंकि अनएम्प्लॉयड है इसका मतलब उसको कोई काम ही नहीं मिल रहा, उसको तो काम मिल रहा है 100 डेज का। तो ये क्या है, ये इन दोनों के बीच में कहीं लटक रहे हैं। मतलब ना वो फुली एम्प्लॉयड है और ना हम वो अपने आप को अनएम्प्लॉयड कह सकते, वो दोनों के बीच में है। सो दे आर कॉल्ड अंडर एम्प्लॉयड। अंडर एम्प्लॉयड मीन्स कि जितनी देर उनको फुली एम्प्लॉयड होने के लिए काम मिलना चाहिए, दे आर नॉट गेटिंग द वर्क अप टू दैट लेवल। सो दे आर नॉट गेटिंग अ वर्क ऑफ 273 डेज इन अ ईयर एंड 8 आवर्स पर डे। सो अब अंडर एम्प्लॉयड जो है वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं उनको हम कहते हैं विजिबल अंडर एम्प्लॉयड। विजिबल अंडर एम्प्लॉयड, विजिबल, विजिबल मीन्स कि नजर आएगा, दिखेगा कि पर्सन जो है वो अंडर एम्प्लॉयड है। लाइक मैंने आपको मनरेगा वालों को एग्जांपल दी, अब आपको दिखाई दे रहा है कि एक पर्सन जो है उसको फुली एम्प्लॉयड होने के लिए 273 डेज का काम मिलना चाहिए एंड दैट पर्सन इज गेटिंग अ वर्क ऑफ 100 डेज पर ईयर। तो दिखाई दे रहा है कि उसको जितनी रिक्वायरमेंट है 173 डेज का काम उसको कम मिल रहा है। सो वो पर्सन क्या है, वो पर्सन जो है वो अंडर एम्प्लॉयड है। तो वो क्या हो गया, वो विजिबल अंडर एम्प्लॉयड हो गया। नंबर 2 होते हैं उनको हम कहते हैं इनविजिबल। इनविजिबल अंडर एम्प्लॉयड। इनविजिबल मतलब आपको दिखाई देगा कि एक पर्सन जो है वो एक साल के अंदर 273 डेज का काम कर रहा है और एक दिन के अंदर 8 घंटे का काम कर रहा है। तो आप तो बोलोगे भैया आप तो एम्प्लॉयड हो, क्योंकि आप तो जो एम्प्लॉयमेंट वाली कंडीशन है वो फुलफिल कर रहे हो। बट अगर एक पर्सन ऐसा है जिसको 273 डेज का काम मिल रहा है, एक दिन के अंदर 8 आवर्स का काम मिल रहा है, बट जितनी उसकी कैपेसिटी है, जितनी उसकी एबिलिटी है, उस एबिलिटी से उसको बड़े कम लेवल का काम मिल रहा है, हम कहेंगे नाउ द पर्सन इज क्या है, इनविजिबली अंडर एम्प्लॉयड है। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर सपोज कीजिए कि एक पर्सन जो है उसकी क्वालिफिकेशन है पोस्ट ग्रेजुएशन, वो पर्सन जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट है और एक ऑफिस के अंदर वो प्यून का काम कर रहा है। तो अब क्या होगा, अब है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सपोज कीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो पूरा साल काम मिलेगा, 273 डेज का काम मिलेगा, एक दिन के अंदर 8 आवर्स का काम मिलेगा, तो हम बोलेंगे यू आर फुली एम्प्लॉयड। बट वो पोस्ट ग्रेजुएट है, अगर वो पोस्ट ग्रेजुएट है तो अगर वो काम कर रहा है एज अ प्यून, तो क्या हो रहा है, उसको अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंगली बहुत लोअर लेवल का काम मिल रहा है। हम कहेंगे कि यू आर अंडर एम्प्लॉयड, बट आपकी जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है ना वो नजर नहीं आ रही। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, पीछे क्या हुआ 1-2 साल पहले, अगर मैं जिस टाइम पे लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं उस टाइम पे, कि इंडिया के किसी स्टेट के अंदर
प्यून की पोस्ट एडवर्टाइज हुई इन अ गवर्नमेंट ऑफिस, प्यून। तो जो गवर्नमेंट थी उसने टोटल 253 वैकेंसीज जो हैं वो एडवर्टाइज की प्यून की, और उसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन थी दैट वाज फिफ्थ, मतलब जो लोग फिफ्थ पास हैं दे आर एलिजिबल फॉर द जॉब। सो टोटल 25,30,000 लोगों ने अप्लाई किया। नाउ अब ध्यान से सोचिए कि 253 पोस्ट है, उसके लिए 25,30,000 लोग जो है अप्लाई कर रहे हैं फॉर द जॉब। आउट ऑफ दोज 25,30,000 468 पीपल जो हैं दे आर डॉक्टरेट या पीएचडीज। 468 लोग पीएचडी थे जिन्होंने प्यून की पोस्ट के लिए अप्लाई किया। अब सोचो कि जो टोटल प्यून की पोस्ट है वो है 253, उसके लिए 468 पीएचडीज जो हैं वो अप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब कि 215, द डिफरेंस बिटवीन द टू, 215 पीएचडी होल्डर्स ऐसे होंगे जिनको प्यून की पोस्ट भी नहीं मिलेगी। अब क्या होगा, अगर सपोज करो कि मैं कहूं कि ये 253 पोस्ट जो है वो सारी की सारी पीएचडी वालों को मिल गई, इसका मतलब है पीएचडी पर्सन जो किसी सब्जेक्ट के अंदर पीएचडी है, डॉक्टरेट है, अब वो प्यून की पोस्ट तो डिजर्व नहीं करता ना, बट ही इज गेटिंग अ जॉब ऑफ प्यून। क्यों? क्योंकि उसको और कोई काम नहीं मिल रहा, तो वो कहता है जो मिले तो वही पक्का। ठीक है ना? तो क्या हो रहा है, अब एक पीएचडी पर्सन जो है वो प्यून की पोस्ट पे काम कर रहा है, काम परमानेंट है, काम थ्रू आउट द ईयर मिल रहा है, बट जितनी उसकी एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंगली काम नहीं मिल रहा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको अंडर एम्प्लॉयड जो है वो बोलेंगे। सो जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है वो दो तरह की होती है, एक होती है विजिबल, एक होती है इनविजिबल। विजिबल में क्या होगा, जो भी पर्सन की अंडर एम्प्लॉयमेंट है वो क्लियरली आपको नजर आएगी कि पर्सन जो है उसको फुल डेज काम नहीं मिल रहा है, जितना उसको 273 डेज और 8 आवर्स पर डे का काम मिलना चाहिए। अंडर अनएम्प्लॉयमेंट की जो इनविजिबल टाइप है, इट इज अ मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब ये ऐसी अंडर एम्प्लॉयमेंट है जिसके अंदर एक पर्सन जो है वो दिखाई दे रहा होता है कि पर्सन जो है वो काम कर रहा है, बट ही इज नॉट गेटिंग द वर्क अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी। सो ये जो है ये है एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट। अब हमने बात की थी कि अगर हम फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं उसके अंदर भी क्या हो सकता है, उसके अंदर भी देयर कैन बी टू टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब वो टू टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी हैं, वन बाय वन हम बात करते हैं। फर्स्ट अनएम्प्लॉयमेंट जो है दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, और हम ये दो टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट करने के साथ साथ ये भी देखेंगे कि जब हम ये कहते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट है उसके बाद भी हम इन तरह की जो दो अनएम्प्लॉयमेंट है इनको बीच में काउंट क्यों करते हैं। बिकॉज हम ये कहते हैं कि अगर इकोनॉमी के अंदर ये दो तरह की अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करती हैं उसके बाद भी हम फुल एम्प्लॉयमेंट करें, वो कैसे, उसकी भी बात करेंगे। सो पहले बात करते हैं फ्रिक्शनल। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, देखिए क्या होता है कि जैसे जैसे एक इकोनॉमी डेवलप होती है उसमें ये होता है कि बहुत सारे जो न्यू सेक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं वो डेवलप होने शुरू हो जाता है, मतलब बहुत सारे जो जो न्यू एरियाज हैं वो डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि अगर हम आज की डेट में इंडिया की बात करें और आज से 50 ईयर पहले के इंडिया की बात करें, सो इट्स अ बिग डिफरेंस। बहुत सारे न्यू एरियाज ऑफ प्रोडक्शन जो है वो डेवलप हो चुके हैं। सो उसमें ये होता है कि जब न्यू एरियाज ऑफ प्रोडक्शन डेवलप होते हैं तो लोगों के अंदर एक टेंडेंसी होती है कि वो अपनी जॉब को चेंज करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू गो टू द हायर जॉब, जिसको हम कहते हैं वर्टिकल सोशल मोबिलिटी। ध्यान से सुनिए, एक एक्चुअली ये सोशियोलॉजी का टॉपिक है जिसमें हम कहते हैं कि देयर इज अ मोबिलिटी। मोबिलिटी मतलब इज अ मूवमेंट। मूवमेंट जो है वो दो तरह की होती है, एक होती है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, एक होती है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कैसे, अब हॉरिजॉन्टल होगी तो ऐसी होगी और वर्टिकल होगी तो ऐसी होगी। अगर सपोज कीजिए मैं बोलूं कि एट प्रेजेंट आई एम वर्किंग एज अ इकोनॉमिक्स लेक्चरर एट शहीद बलविंदर सिंह गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल साबुआना, इकोनॉमिक्स लेक्चरर। मैं अपनी ट्रांसफर करा लेता हूं, सपोज कीजिए कि किसी और स्कूल के अंदर, लेट इट बी इन द गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर बॉयज फाजिल्का, तो मैं पहुंच गया साबुआना टू फाजिल्का। अब साबुआना में भी मैं इकोनॉमिक्स लेक्चरर था और फाजिल्का में भी मैं इकोनॉमिक्स लेक्चरर हूं, तो मेरी पोस्ट में तो कोई फर्क नहीं पड़ा। मोबिलिटी हुई फ्रॉम साबुआना टू फाजिल्का,
बट मेरी पोस्ट में कोई डिफरेंस नहीं आया। तो ये क्या है, ये है हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी, भैया आप हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं। बट अगर मैं बोलूं कि मैं साबुआना के अंदर जो था वो एक लेक्चरर था, इकोनॉमिक्स लेक्चरर, मेरी ट्रांसफर होती है और साथ के साथ मेरी प्रमोशन होती है और मैं फाजिलका पहुंच जाता हूं गवर्नमेंट बॉयज स्कूल के अंदर एज अ प्रिंसिपल। तो नाउ अब मेरी पोस्ट बड़ी हो गई। नाउ दिस इज कॉल्ड आल्सो मोबिलिटी बट वर्टिकल, क्योंकि मैं लोअर पोस्ट से हायर पोस्ट पे गया हूं। ओके, जो वर्टिकल सोशल मोबिलिटी है वो दो तरह की हो सकती है, वो अपवर्ड भी हो सकती है और डाउनवर्ड भी हो सकती है। मेरी डिमोशन भी हो सकती है कल को, तो मैं नीचे भी आ सकता हूं। सो दोनों तरह की। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है कि जब लोगों के अंदर एक टेंडेंसी डेवलप होती है कि देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ न्यू सेक्टर्स इन द इकोनॉमी और द न्यू एरियाज ऑफ प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी, सो वो अपनी जॉब चेंज करते हैं। अब एक जॉब को छोड़ के वो क्या करेंगे, वो कोई दूसरी जॉब ज्वाइन करेंगे। जैसे आमतौर पे होता है, ये जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं या जो बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर रहे लोग होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपनी कंपनीज चेंज करते रहते हैं। अब सपोज कीजिए कि एक कंपनी को छोड़ा और दूसरी कंपनी में जाके ज्वाइन किया। अब सोचिए अब क्या होगा। अब अगर एक पर्सन एक कंपनी को छोड़ रहा है और दूसरी कंपनी को ज्वाइन करने वाला है, उसको पहले से पता है कि मेरी दूसरी कंपनी में जो जॉब है वो सिक्योर है, तभी वो चेंज करेगा। नंबर 2, या उसको ये पता है कि मैं अगर एक कंपनी की जॉब छोड़ देता हूं, आई एम दैट मच एबल कि मुझे कोई भी कंपनी हायर कर लेगी, आई हैव दैट मच ऑफ एबिलिटी और कैपेबिलिटी और एक्सपर्टाइज। तो वो क्या करेगा, वो अपनी एक जॉब को छोड़ेगा और दूसरी जॉब को ज्वाइन करेगा। सो एक जॉब को छोड़ के और दूसरी जॉब को ज्वाइन करने के बीच में जो गैप होगा ना, जितनी देर तक वो अनएम्प्लॉयड है, अब उसने एक जॉब छोड़ दी है और दूसरी जॉब भी ज्वाइन नहीं की, तो एक जॉब छोड़ी दूसरी ज्वाइन नहीं की, तो उन दोनों के बीच में मान लो उसको एक हफ्ता पड़ गया। तो वो एक हफ्ता जो है वो क्या होगा, वो अनएम्प्लॉयड होगा। दैट अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल। फ्रिक्शनल मींस टेम्परेरी। ये बहुत टेम्परेरी टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होगी। मतलब क्या होगा कि एक पर्सन एक जॉब छोड़ेगा, दूसरी जॉब को एक्सेप्ट करेगा, उसके बीच में टाइम गैप होगा, उसके अंदर वो अनएम्प्लॉयड होगा। अब वो अनएम्प्लॉयड होगा तो हमने क्या कहा था, हमने अभी थोड़ी देर पहले ये कहा था कि अगर हम लेबर लॉस की बात करें तो वो कहते हैं कि अगर आपको एक साल के अंदर 273 डेज का काम मिलता है, देन यू आर सेट टू बी एम्प्लॉयड। इसका मतलब एक पर्सन जो है वो एक साल के अंदर 92 डेज अनएम्प्लॉयड होना वो जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है कि अगर मैं एक साल के अंदर 92 डेज भी अनएम्प्लॉयड रहूं तो भी मैं अनएम्प्लॉयड नहीं होऊंगा, मैं फुल एम्प्लॉयमेंट में काउंट होऊंगा। तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट होगी, एक जॉब को छोड़ के दूसरी जॉब को लेना, तो वो 92 डेज तो नहीं अनएम्प्लॉयड रहेगा, तो क्या होगा, उसको हम फुल एम्प्लॉयमेंट में ही काउंट करेंगे। नंबर 2, इसमें हम ले सकते हैं कि सपोज कीजिए कि एक फैक्ट्री है, तो आज क्या हो गया, अनाउंसमेंट हो गई कि 3 दिन तक जो है वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी। ठीक है, तो 3 दिन तक फैक्ट्री बंद। तो जो भी फैक्ट्री ऑनर होगा वो अपने जो लेबरर्स होंगे उनको क्या बोलेगा, उनको बोलेगा देखो भाई अब 3 दिन तक लाइट तो आने नहीं वाली, 3 दिन तक फैक्ट्री तो चलेगी नहीं, तो 3 दिन तक आप फ्री। 3 दिन के बाद जब फिर से फैक्ट्री ओपन हो तो आ जाएगा। तो क्या हुआ, 3 दिन तक वो सारे लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हो गए, पर उनको पता है 3 दिन के बाद फिर से काम मिल जाना है। तो 3 डेज की वो जो अनएम्प्लॉयमेंट होगी उनकी, उसको भी हम क्या बोलेंगे, उसको हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बोलेंगे। नंबर और एग्जांपल ले सकते हैं कि सपोज कीजिए कि हम एक फैक्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल खत्म हो गया, अब रॉ मटेरियल तो आया नहीं, अब रॉ मटेरियल को आने में एक हफ्ता लगेगा। अब एक हफ्ते तक जब रॉ मटेरियल ही नहीं है तो प्रोडक्शन कहां से होगी, और अगर प्रोडक्शन नहीं होगी तो फिर लोगों को काम पे रख के क्या होगा, तो ऑनर क्या बोलेगा, बोलेगा देखिए जी अभी तो हमारे पास जो है वो रॉ मटेरियल नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं है तो हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते, प्रोडक्शन नहीं कर सकते तो आपकी कोई जरूरत नहीं है, एक हफ्ते बाद रॉ मटेरियल आ जाएगा तो वापस आ जाइएगा। तो एक हफ्ते तक वो जो सारे लेबरर्स हैं वो क्या हो गए, वो अनएम्प्लॉयड हो गए। तो फिर भी अब उनको पता है कि एक हफ्ते बाद रॉ मटेरियल आ जाना है, हमें फिर से काम मिल जाना है, तो क्या होगा, तो वो भी हम उसको भी अनएम्प्लॉयड जो है वो नहीं बोल सकते। क्यों, क्योंकि वो भी 92 डेज की जो लिमिट है उनको क्रॉस नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी के अंदर एक मशीन के अंदर फॉल्ट पड़ गया, अब फॉल्ट पड़ गया तो उसने अब रिपेयर होना है,
रिपेयर होने के अंदर सपोज कीजिए 4-5 दिन लगे। अब जब तक मशीन रिपेयर नहीं होगी तब तक मशीन चलेगी नहीं, जब तक चलेगी नहीं तब तक प्रोडक्शन होगी नहीं, प्रोडक्शन नहीं होगी तो फिर लोगों की भी जरूरत नहीं रहेगी। तो क्या होगा, उस टाइम पर भी जो लोग हैं जो उस मशीन पे काम कर रहे थे वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। बट वो भी ये नहीं होगा कि मशीन जो है वो 92 डेज तक रिपेयर ही ना हो, तो हम उसको भी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो नहीं बोलेंगे। तो जो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है वो किस करके हो सकती है, एक हो सकती है चेंजिंग जॉब्स के करके, कि लोग जो है अपनी जॉब चेंज कर रहे हैं। इसमें हो सकता है लैक ऑफ रॉ मटेरियल खत्म हो जाए उसके करके हो सकती है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी कट लग जाए उसके करके हो सकती है। और जो भी आपके यहाँ पे जो मशीन्स लगी हुई हैं उनके अंदर कोई फॉल्ट आ जाए उसके करके हो सकती है। तो और भी बहुत सारे इसमें रीजंस हो सकते हैं जिसके करके एक पर्सन जो है वो बिल्कुल थोड़े टाइम के लिए ऑन अ टेम्परेरी बेसिस वो क्या होगा, वो अनएम्प्लॉयड हो जाएगा। बट टेम्परेरी बेसिस इसलिए कह रहा हूं कि वो 92 डेज की लिमिट जो है वो क्रॉस नहीं कर पाएगा। फिर भी इन सारी अनएम्प्लॉयमेंट के करके भी उसको एक साल के अंदर 273 डेज का काम मिल जाएगा। तो हम कहेंगे कि अगर उसको 273 डेज का काम मिल रहा है तो वो क्या है, वो एम्प्लॉयड ही है। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जिसको हम एक्सेप्ट करते हैं एज अ पार्ट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। जो सेकंड टाइप ऑफ है हम उसको अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। सो वी मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच।